all of you my students and you are welcome on my channel English Literature Academy। और उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे से होंगे, सब खैरियत से होंगे। चलिए, आप जैसा कि जानते हैं कि मेरे इस चैनल पर आपको प्रिपरेशन कराई जा रही है यूजीसी एनटीए नेट की। अगर आप इंग्लिश लिटरेचर से प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर टीजीटी पीजीटी एंड जेआईसी का एग्ज़ाम, अगर आप इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी स्टेट रिक्रूटमेंट क्योंकि निकली हुई हैं इस टाइम पर और हम लोग उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्ज़ाम की। टीजीटी का एग्ज़ाम हमारे हो चुका है, पीजीटी का होने वाला है, 18 तारीख है हमारे इंग्लिश की, ये भी आप जानते होंगे। तो इसी के पर्सपेक्टिव में मैं आपको जो प्रिपरेशन करा रही हूँ, अब कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंटेंट जिनका रिवीजन होना बहुत ज़रूरी है। ये तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि मैं रिवीजन वर्क ही आपको करवा रही हूँ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ अपनी वीडियो में। चलिए, इसी की सीरीज़ को अब हम आगे बढ़ाते हैं। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, मैंने इसकी वीडियोस अपलोड की हैं, आप चाहें तो प्रीवियस जो मेरी वीडियो हैं उनको देख सकते हैं या मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के आप उनको विजिट कर सकते हैं। चलिए, आज स्टार्ट करते हैं हम हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज एंड वन लाइनर क्वेश्चंस, ताकि आपकी जो एक प्रिपरेशन का वे है वो अपने आप में राइट पाथ पे जाते हुए और एक तरह से राइट पैटर्न को पकड़ते हुए आप अपने क्वेश्चन के ऑप्शंस तक पहुँचें। यही मेरा एफर्ट है और मैं ऐसी उम्मीद लगाती हूँ कि अगर आप इस चैनल के थ्रू प्रिपरेशन कर रहे हैं तो काफ़ी चीज़ें आपकी कवर हो गई होंगी और आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी। जितने दिन हमारे पास हैं उसमें मैं इसी तरह का रिवीजन वीडियो आपके लिए अपलोड करती रहूँगी। चलिए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है बिसीज। बिसीज मीनिंग इन पोइट्री। पोइट्री में बताइए कि बिसीज का क्या मीनिंग है। बिसीज का मीनिंग है टू आस्क अर्जेंटली। बिसीज मीनिंग इन पोइट्री टू आस्क अर्जेंटली। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है कई बार, तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। बिसीज मीनिंग इन पोइट्री टू आस्क अर्जेंटली। नंबर सेकंड, द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन रिटन बाय। बताइए वो किसकी ऑटोबायोग्राफी है जिसका नाम ही यह है कि ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन रिटन बाय। किसने लिखा, क्या नाम है? ऑटोबायोग्राफी एन अननोन इंडियन। पूरा नाम याद रखिएगा कि ऑटोबायोग्राफी ही वो इस नाम से है। तो बताइए इसको लिखने वाले कौन है? तो इसको लिखने वाले हैं हमारे निराट सिंह चौधरी। निराट सिंह चौधरी ने ये ऑटोबायोग्राफी लिखी थी अपने ऊपर और इसका नाम इन्होंने रखा था ऑटोबायोग्राफी अननोन एन इंडियन। इज दैट क्लियर? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, अथवार्ड मीनिंग इन पोइट्री। अथवार्ड मीनिंग इन पोइट्री, पोइट्री में अथवार्ड का मीनिंग क्या है? तो इसका मीनिंग इट इज मीनिंग ऑफ द अक्रॉस। तो इसका मीनिंग है अक्रॉस। ठीक है, अथवार्ड का मीनिंग क्या है पोइट्री में? अक्रॉस। कुछ ऐसी टर्म्स होती हैं जो कि जिनका हम देखते हैं और हमारा जो है सामना होता है पोइट्री या प्रोज में, कि वो टर्म्स जब तक आप हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश को नहीं समझेंगे तो वो टर्म्स समझ में नहीं आने वाली। तो पहले आप उन टर्म्स का ड्राइविंग कहाँ से हुआ और प्लस वो कौन सा वर्ड है, लैटिन वर्ड है कि क्या है, ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी होता है। तभी हम अपनी उन टर्म्स के अकॉर्डिंग ही उसका सही मीनिंग निकाल पाते हैं जो सामने हमारे पैसेजेस या स्टेंजा दिए रहते हैं। चलिए, ये आपको समझ आ गया होगा। अथवार्ड मीनिंग इन पोइट्री अक्रॉस। नंबर फोर फ्रैंकस्टीन, ए गॉथिक रोमांस रिटन बाय। फ्रैंकस्टीन एक नॉवेल था और ए गॉथिक रोमांस रिटन बाय। बताइए किसने लिखा? मैरी शेली ने लिखा। पब्लिश्ड हुआ था, पब्लिश्ड इन 1818 यानी 1818 में पब्लिश होता है। एंड देयर वाज द ऑथर ऑफ मैरी शेली, ये भी आप याद रखेंगे। और दूसरी चीज़, नाम क्या है उसका? नाम है आपका फ्रैंकस्टीन गॉथिक रोमांस नॉवेल। नंबर 5, ब्लीथ वर्ड मीनिंग इन इंग्लिश पोइट्री। ब्लीथ वर्ड मीनिंग इन इंग्लिश पोइट्री हैप्पीनेस। ब्लीथ वर्ड मीनिंग इन इंग्लिश पोइट्री हैप्पीनेस। इस ध्यान को याद, इस वर्ड को याद रखिए। ब्लीथ मीन्स हैप्पीनेस से रिलेटेड है और ये पोइट्री में इसका मीनिंग ब्लीथ का लिया जाता है। इज दैट क्लियर? नंबर 6 है नॉन एज द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंटेंट है और सबसे बड़ी बात यह कि जो बच्चा बीए या एमए करके यहाँ तक आया है उसे ये चीज़ तो पता होनी ही चाहिए कि फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री, तो फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर या फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री की अगर बात आती है तो जॉफ्री चाउसर जो थे वो फादर ऑफ द इंग्लिश पोइट्री थे। इस बात को ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, बीए तक में आता है, बार बार एमए में आता है और अब टीजीटी पीजीटी में भी आने की पूरी इसकी उम्मीद है। जेआईसी के एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, तो इसलिए बेहतर होगा कि आप इसको अच्छे से पढ़िएगा। चलिए,
नंबर 7 है द फर्स्ट रेसिपेंट ऑफ साहित्य अकेडमी अवार्ड। बताइए हमारे इंडिया के फर्स्ट वो कौन से राइटर थे जिन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड से नवाजा गया या जिनको ये रेसिपेंट वो मतलब इनको दिया गया। तो वो थे हमारे पास आर के नारायण। आर के नारायण फर्स्ट इंडियन थे जिनको साहित्य अकेडमी अवार्ड के रेसिपेंट माने जाते हैं, यानी ये उन्होंने स्वीकार किया था। तो आर के नारायण वाज द फर्स्ट रेसिपेंट ऑफ साहित्य अकेडमी अवार्ड। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट है गॉड इन ग्रीक माइथोलॉजी नॉन फॉर म्यूजिक एंड पोएट्री। ग्रीक माइथोलॉजी में म्यूजिक एंड पोएट्री के देवता का नाम क्या है, ये पूछा जा रहा है। ग्रीक माइथोलॉजी में जो वहाँ के पोएट्री प्लस म्यूजिक के जो देवता हैं, जो गॉड जिनको वो मानते हैं, तो वो कौन है, उनका नाम क्या है? Who was the name of this? तो या ऑफ पोइट्री एंड म्यूजिक गॉड। तो अगर हम इस तरह करके लें तो अपोलो was the god ऑफ म्यूजिक एंड पोइट्री इन ग्रीक माइथोलॉजी। आप इस तरह से करके इसको याद करेंगे कि ग्रीक माइथोलॉजी में अपोलो नाम के जो देवता हैं उनको म्यूजिक एंड पोइट्री का देवता माना जाता है। नेक्स्ट डील्स विद पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। वो कौन सा नॉवेल है जिसमें इंडिया और पाकिस्तान के पार्टीशन को डील किया गया, दिखाया गया पूरी तरह से? तो वो नॉवेल है ए बैंड इन द गैंग्स। ए बैंड इन द गैंग्स वाज द नॉवेल ऑफ, या इस तरह से भी कह सकते हैं कि इज द डील्स ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया पार्टीशन शो ऑफ। उसने दिखाया था इस चीज़ को और पूरी तरह से मतलब इसके ऊपर बेस्ड है। किसके ऊपर? पार्टीशन ऑफ बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में जो पार्टीशन हुआ था, तो उसी को ये डील करता है ये नॉवेल। नाम है इस नॉवेल का ए बैंड इन द गैंग्स। इज दैट क्लियर? हु वाज द राइटर? तो इट वाज द राइटर मनोहर मालगोंकर, पब्लिश्ड इन 1964। पब्लिश किस में हुआ? 1964 में हुआ और मनोहर मालगोंकर वाज द राइटर ऑफ दिस नॉवेल। तो इस नॉवेल के जो राइटर थे वो हमारे मनोहर मालगोंकर थे एंड पब्लिश्ड इन 1964 एंड द नॉवेल डील्स विद पार्टीशन इंडिया पाकिस्तान ए बैंड इन द गैंग्स। इज दैट क्लियर? ये आपका नॉवेल है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं नंबर 10 पर द फर्स्ट अमेरिकन टू विन नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर। देखिए मेरे पास स्पेस नहीं था तो मैंने LIT करके छोड़ दिया, ध्यान रखिएगा लिटरेचर की बात हो रही है। फर्स्ट अमेरिकन जिन्होंने नोबेल प्राइज को जीता था लिटरेचर में, फर्स्ट नोबेल प्राइज को विनर कौन थे? हमारे फर्स्ट नोबेल प्राइज के जो विनर थे लिटरेचर में, तो उनका नाम पूछा जा रहा है। वो है हैरी सिंक्लेयर लुइस 1930। हैरी सिंक्लेयर लुइस 1930 में इन्होंने सबसे पहले ये विनर रहे नोबेल प्राइज के इन इंग्लिश लिटरेचर में। ठीक है, तो इंग्लिश लिटरेचर में सबसे पहले जो नोबेल प्राइज के विनर हैं उनका नाम याद रखिए। नाम है हैरी सिंक्लेयर लुइस 1930। हालांकि आप सोच रहे होंगे ये नाम तो कभी पढ़ा भी नहीं, लेकिन यही हमारे फर्स्ट नोबेल प्राइज के विनर हैं, इसे याद रखिएगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कभी नहीं इस नज़र के सामने से गुजरते, तो हमें लगता है ये कहाँ से आ गया। तो बेहतर होगा कि अगर हम थोड़ा सा रिवीजन उस डीपली स्टडी के साथ कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। जो मैंने यहाँ पर क्वेश्चंस आपके लिए उठाए हैं वो एकदम स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं, मोस्ट प्रोबेबली कि वो हो सकता है इन फ्यूचर आपको एग्जाम में देखने को मिले। चलिए, हैरी सिंक्लेयर लुइस 1930 में नोबेल प्राइज विनर हैं अमेरिकन के। नंबर 11 आता है विले बॉडीज रिटन बाय। बताइए किसने लिखा? तो एल्विन वॉगन ने लिखा। ये नॉवेल था, क्या था ये? विले बॉडीज नॉवेल था, इसको भी ध्यान देंगे आप, ये नॉवेल था। एल्विन वॉगन रिटन टू द नॉवेल ऑफ विले बॉडीज। विले बॉडीज रिटन बाय एल्विन वॉग। नॉवेल एल्विन वॉग है और नॉवेल है ये, पब्लिश हुआ पब्लिश्ड इन 1930। ठीक है, विले बॉडीज वॉज द रिटन बाय एल्विन वॉग। नॉवेल है ये एक, और पब्लिश्ड कब होता है? 1930 में ये पब्लिश्ड होता है। इस तरह से करके आप इसको समझेंगे कि जो विले बॉडीज है वो एक नॉवेल था, उसके जो राइटर थे लिखने वाले वो थे एल्विन वॉग, पब्लिश होता है 1930 में, और ये नॉवेल का नाम है, ये भी ध्यान रखिएगा, इसलिए मैंने आगे इंक्लूड कर दिया है कि ये नॉवेल है, कोई शॉर्ट स्टोरी या पोइट्री नहीं है विले बॉडीज। ओके, नेक्स्ट आता है द रशियन पॉइंट ऑफ व्यू एस्से रिटन बाय। द रशियन पॉइंट ऑफ व्यू एस्से रिटन बाय। बताइए ये एस्से लिखने वाले कौन थे? तो वर्जीनिया वुल्फ।
कौन थे ये? वर्जीनिया वुल्फ। वर्जीनिया वुल्फ वॉज द रिटिन ऑफ द रशियन पॉइंट ऑफ व्यू एस्से। इस एस्से को लिखने वाले जो हमारे राइटर हैं वो है हमारे वर्जीनिया वुल्फ। तो वर्जीनिया वुल्फ के नाम से तो आप अच्छे से इंट्रोड्यूस होंगे और इनको जानते होंगे, पहचानते होंगे। तो वर्जीनिया वुल्फ ने ही इस एस्से को लिखा था और एस्से का नाम याद रखिएगा, द रशियन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है। नंबर 13 पे आता है प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म इज रिटन बाय। प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म बताइए किसने लिखा? देखिए, प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म इज रिटन बाय किसने लिखा? I.A. रिचर्ड्स ने लिखा था 1924 में। लिटरेचर का क्रिटिसिज्म और उसके सिद्धांतों को लिखा था। अगर हम बात करें तो लिटरेचर के सिद्धांत और उसके क्रिटिसिज्म, उसकी आलोचना को लिखने वाले कौन थे हमारे? वो थे I.A. रिचर्ड्स। और कब लिखा? इन 1924। इस तरह से करके आप याद करेंगे। I.A. रिचर्ड्स written to the principles of literary criticism in 1924। Is that clear बच्चों? चलिए, उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी। इसमें मैंने काफ़ी क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं। कहने को इसमें मैंने पब्लिशिंग ईयर अगर डाला है तो जाहिर सी बात है पब्लिशिंग ईयर आपको याद रहेगा। नेम अगर डाला है उस वर्क का तो नेम आपको याद रहेगा, और प्लस उसके राइटर। 3 चीज़ें किसी भी चीज़ की मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं लिटरेचर में, ध्यान रखिएगा। राइटर, उस वर्क का नाम और उसकी पब्लिशिंग डेट। अगर आपके तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन अच्छे से क्लियर है तो फिर आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करने में काफ़ी हद तक ये चीज़ें हेल्प करती हैं। इस बात को आप अच्छे से समझिएगा, क्योंकि ये 3 चीज़ें अगर हमारे क्लियर होती हैं तो हम कहीं ना कैसे करके अपने राइट ऑप्शन तक पहुँच ही जाते हैं। इसलिए बेहतर होगा कि आप इसी तरह से इसको पढ़िए। नंबर 14 पे आता है ए डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज वाज रिटन बाय। बताइए किसने लिखा? डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने सबसे पहले लिखी थी ए डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज की। क्या कहा जा रहा है उसने कहा ए डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज वाज रिटन बाय डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन को डॉक्टर जॉनसन के नाम से भी जाना जाता है। ये भी समझ लीजिएगा, अगर जॉनसन का नाम आ जाए तो आप लिख देंगे डॉक्टर जॉनसन का सीधे नाम भी पूछ लिया जाता है, सैमुअल नहीं लगाया जाता। लेकिन आप पूरा नाम याद रखिए, क्योंकि हो सकता है पूरा पूछ लिया जाए या हो सकता है थोड़ा सा शॉर्ट में पूछ लिया जाए। तो डॉक्टर जॉनसन या फिर डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, डॉक्टर एस जॉनसन से याद कर लीजिए। तो डॉक्टर सैमुअल जॉनसन जो थे उन्होंने सबसे पहले ए डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज को लिखा था और पब्लिश हुई थी ये इनकी बुक 15 अप्रैल 1755 में। 15 अप्रैल या 15 अप्रैल 1755 में ये बुक या ये वर्क इनका कंप्लीट होता है और इस वर्क का नाम था डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज रिटन बाय डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। इस तरह करके आप इसे याद करेंगे और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड वीडियोस बहुत अच्छी लगेंगी। आप इनको विजिट करिए, देखिए। उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो और आज का ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा और आपको याद करने में आसानी होगी इस मेथड के थ्रू, क्योंकि मैं जो आपको जिस पैटर्न से प्रिपरेशन करा रही हूँ वो बहुत ही अच्छा पैटर्न है और इससे मेरे स्टूडेंट्स काफ़ी जो हैं वो सक्सेस होते हैं। इसीलिए मैं आपको इस पैटर्न और इस मेथड से प्रिपरेशन करा भी रही हूँ ताकि आप इसी के थ्रू और वन लाइनर क्वेश्चंस, या देखिए मैंने आपसे क्या कहा, 3 चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं। कोई भी वर्क है, वर्क के जो उसके राइटर हैं और प्लस उसका पब्लिशिंग ईयर है। लिटरेचर में अगर आपकी 3 चीज़ें ज़्यादा अच्छे से कवर हैं तो जाहिर सी बात है आप किसी भी क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। तो बेहतर होगा कि आप इसी तरह से प्रिपरेशन करिए। 60 मिनट्स की वीडियो बना के मुझे लगता है कि मतलब कहीं से भी कोई फ़ायदा नहीं है। अगर मैं वही 60 मिनट्स का काम आपको 10 या 15 मिनट में करवा रही हूँ तो वो ज़्यादा बेस्ट है। कम टाइम में आप ज़्यादा अच्छा कंटेंट जो है वो याद कर ले जा रहे हैं तो वो ज़्यादा बेहतर होगा अगर आप ऐसा करते हैं। इससे हमारी टाइम की बचत होगी और प्लस आप कोई दूसरा अपना जो है वर्क कर लीजिए। एक वीडियो देखिए 10-15 मिनट की, आपका काफ़ी कुछ रिवीजन हो गया, फिर अपने नेक्स्ट टॉपिक उठाइए या नेक्स्ट वीडियो देख लीजिए। तो इससे ये फ़ायदा होता है कि कम टाइम में हमने आपकी ज़्यादा प्रिपरेशन करा दी। इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं। मैं आपसे विदा लेती हूँ। ओके, और इसी तरह मैं एक अच्छा कंटेंट, एक अच्छा वीडियो लेकर के आपके लिए लेकर आती रहूँगी और इसी तरह आप मेरे चैनल के थ्रू तैयारी करते रहिए। ओके, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।